हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आपका फिर से स्वागत है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बेसिकली कॉमर्शियल बैंक किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल बैंक प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। बेसिकली अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो कॉमर्शियल बैंक उसमें एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और बिना स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल बैंक्स के उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं हो सकती है। इफ द बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री इज इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड डिसिप्लिन्ड, इट ब्रिंग अबाउट अ रैपिड ग्रोथ इन द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैंकिंग सिस्टम में। पहली बात तो वो इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत प्रभावी होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, एक्यूरेट, सही तरह से काम करने वाला, और बहुत डिसिप्लिन वे में काम करे। अगर बैंकिंग सिस्टम डिसिप्लिन होता है, एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी इकॉनमी अच्छा ग्रो करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने देखा होगा रिसेंट पास में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पीएसयू बैंक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, एनपीए के केस बहुत बढ़ रहे हैं, और कई सारे डिसिप्लिन के इशू हैं। बैंक ने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। माल्या, नीरव मोदी, चौकसी, कई तरह के ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, कई तरह के ऐसे बोरोअर हैं जिनको गलत तरीके से लेंडिंग करी गई, ड्यू डिलिजेंस नहीं करे गए, गवर्नमेंट प्रेशर में काम किया गया पीएमओ से, और पॉलिटिशियन की तरफ से प्रेशर होता था, बैंकर्स फंड इशू कर देते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने में मिली। तो यहाँ पे जहाँ पे भी अगर बैंकिंग सिस्टम का डिसिप्लिन टूटा तो समझिए कि उस कंट्री की इकॉनमी खराब हुई, तो उसका खामियाजा हमें काफ़ी लंबे समय से भुगतना पड़ रहा है। हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि हमारे जो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी, उसमें लगभग ओवरऑल 25 से 35% तक का कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सेक्टर का होता है, और ये सबसे ज़्यादा हैवली कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर है। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ही मिला के लगभग 18% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और तमाम तरह के प्राइवेट और नेशनलाइज बैंक है, तो सब मिला के, और एनबीएफसीज भी हैं, वो भी फाइनेंशियल सेक्टर्स में आती हैं। एचडीएफसी लिमिटेड भी एक एएमसी है। तो फाइनेंशियल सेक्टर का हमारी ओवरऑल इकोनॉमी में इंडेक्स में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। आप ये मान के सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 25 से 35% का कंट्रीब्यूशन हमेशा होता ही होता है। बेसिकली कुछ ये 9 पॉइंट हैं, मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पहली बात, बैंक्स प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। बैंक्स में जो सेविंग होती हैं और सेविंग कैपिटल फॉर्मेशन के फॉर्म में आती हैं, इसको अभी डिटेल में सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंटरप्राइजेस, प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन, इसको बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, एक्सपोर्ट, प्रमोशन, सेल्स। तो आइए इन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट है बैंक प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हम लोगों ने क्लासरूम में काफ़ी बार डिस्कस किया है। बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब रिटेल इन्वेस्टर या वो लोग जिनके पास सरप्लस पैसा है, अपने खर्चों के करने के बाद उनके पास कुछ पैसा बचता है, तो उसको सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। बैंक एफडी में करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, डिफरेंट एसेट क्लास में करते हैं। तो जो बेसिकली जो बैंक में पैसा सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट्स में इस तरह से आता है, तो बैंक वो पैसे को एंटरप्रेन्योर्स को आगे लोन देते हैं। तो वो जो पैसा रिटेल इन्वेस्टर सेव करते हैं, वही पैसा देश के एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस करने के लिए कैपिटल के फॉर्म में काम आता है। तो सेविंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देश का सेविंग रेट जितना ज़्यादा होगा, बीच में एक समय यह था कि इंडिया का सेविंग रेट लगभग 35% के आसपास था। अभी कुछ समय पहले बजट के टाइम लगभग 18% पे आ गया था, और अभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ा सा एडवर्स हुई हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने 80C
और डिफरेंट तरह के जो सेविंग्स हैं, जो मैंडेटरी सेविंग्स थी, अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो वो आपको मैंडेटरी उतना सेव करना होता था। 1.5 लाख रुपए 80C में था, और बहुत सारे के और प्रोविजन थे, TD के थे। लेकिन अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। मतलब आप 2 टैक्स रिजीम बना दिए कि आप चाहें तो सेव करें, चाहे तो ना करें। तो बेसिकली इससे मुझे ये लगता है पर्सनली कि आगे चल के कहीं ना कहीं हमारी सेविंग्स जो है वो और हैम्पर होंगी। सेविंग्स कम होंगी तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, और लॉन्ग टर्म में हमारे एंटरप्रेन्योर्स को थोड़ी सी समस्या आ सकती है कैपिटल के फॉर्म में। तो बैंक्स प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली कॉमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. These deposits are then made available to the business which make use of them for productive purpose in the country. तो जो डिपॉजिटर या रिटेल इन्वेस्टर्स या डिफरेंट HNI और बड़े इन्वेस्टर भी जो अपने सरप्लस पैसे को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो बैंक उस सेविंग्स को, उस पैसे को बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को देता है बिजनेस करने के लिए। तो इसी को हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि बिजनेस करने के लिए उनको कैपिटल अवेलेबल होती है। तो जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ही कैपिटल फॉर्मेशन होगा। द बैंक्स आर देयरफॉर नॉट ओनली द स्टोर हाउस ऑफ द कंट्रीज वेल्थ बट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको ये बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जिस कंट्री में, जिस इकोनॉमी में जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप होगा, जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितने ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर होंगे, उस कंट्री की इकोनॉमी उतना ज़्यादा ग्रो करेगी। आपके सामने एग्जाम्पल है अमेरिका और चाइना का, जो नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमी है इस समय। वी आर ऑन थर्ड रैंक इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, और नॉमिनल GDP की टर्म्स में हम लोग 5th पोजीशन पे हैं। तो क्योंकि अमेरिका और चाइना इज नोन एज वर्ल्ड फैक्ट्री। पूरी दुनिया का लगभग 50% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है, और वो वहाँ से पूरी दुनिया में चीज़ों को बना के बेचता है। इंडिया को ही लगभग हर साल $100 बिलियन का सामान चाइना बेचता है। तो आप ये सोचिए, हमारे देश से हर साल अप्रॉक्स 90 to 100 बिलियन चाइना में जाता है, जो कि बहुत बड़ी रकम है, और वो एक सिंगल कंट्री के पास जाता है। इसीलिए हमारा रुपया, अमेरिका में के साथ भी हमारा यही है कि मतलब यूरोपियन कंट्री में भी यही है कि हम लोग क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से खरीद रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा रुपया डिप्रिशिएट करता चला जा रहा है, और 75-76 के आसपास पहुंच रहा है। तो किसी कंट्री में जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, जितनी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, उस कंट्री की इकॉनमी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और वो बिजनेस तब अच्छा होगा जब उसको नॉमिनल रेट पे, कंसेशनल रेट पे कैपिटल अवेलेबल होगी, और कैपिटल तब आपको आसानी से अवेलेबल होगी जब कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो हमारे यहाँ जितनी ज़्यादा सेविंग्स होंगी उतनी ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगी। तो सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंटरप्राइजेस। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन के पास प्लान बहुत अच्छे हैं, बट वो अपनी सारे एसेट बेच के या अपने सारे एसेट का रिस्क लेके उस प्लान पे बेट नहीं करना चाहता। उसको लगता है कि उसके पास मान लीजिए सिर्फ 1 करोड़ की टोटल पूंजी है घर वर मिला के, और वो सारा का सारा अगर आप बिजनेस में लगा देगा और बिजनेस नहीं चला तो शायद वो रोड पे आ जाएगा। तो इस केस में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी हेल्प करते हैं। वो कुछ पार्ट वो खुद इन्वेस्ट करता है, कुछ इक्विटी लेता है बाहर से, कुछ बैंक उसको बोरोइंग करते हैं, लोन देते हैं, लेंडिंग करते हैं, पैसा देते हैं, लोन देते हैं, ताकि बिजनेसमैन उस बिजनेस को, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर पाए। तो बिजनेसमैन नॉर्मली हेजिटेट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन रिस्क enterprises. The commercial bank generally provides short-term and medium-term loan to entrepreneurs to invest in new enterprises and adopt new method of production. क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है, एंटरप्रेन्योर्स को ये पता नहीं होता है कि वो जो नया मेथड, जो नया आइडिया, जो नया इनोवेशन वो लेके आए, वो क्या सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो इस केस में बैंक्स कुछ रिस्क अपने ऊपर लेते हैं और वो उनको लोन देते हैं कि आप बिजनेस करिए। The provision of timely credit increases the productive capacity of the economy. Basically, जब एंटरप्रेन्योर्स को समय से उनके वेंचर्स के लिए क्रेडिट मिलता है, लोन मिलता है, तो इससे नया बिजनेस तुरंत एग्जीक्यूट होता है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री. बेसिकली विद द ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स देयर इज अ वास्ट एक्सपेंशन इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री. जितना ज़्यादा जिस कंट्री के कॉमर्शियल बैंक स्ट्रांग होंगे,
उस कंट्री की ट्रेड और इंडस्ट्री भी उतनी स्ट्रांग होगी, क्योंकि उनको बैकअप मिलता रहेगा, बैंकों की तरफ से फंड्स मिलते रहेंगे एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, नए प्लांट लगाने के लिए, नई मशीनरी के लिए, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए, सारे तरफ से उनको बैकअप मिलता रहेगा। तो जितना ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक स्ट्रांग होंगे जिस कंट्री के, उस कंट्री की इंडस्ट्री, ट्रेड भी उतना ज़्यादा फ्लरिश करेगा। The use of bank draft, check, bills of exchange, credit card and letter of credits etc. has revolutionized both national and international trade. तो basically overdraft facility, check, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, क्रेडिट कार्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब बहुत सारे रिवोल्यूशनरी तरीके हैं, बहुत क्रांतिकारी तरीके हैं, जो जिनकी हेल्प से हमें इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड और इकॉनमी में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। हम लोग घर में बैठे हैं, रात में 12 बजे हमारा मन है कि हमें ऑनलाइन कुछ मंगाना है, तो हमने वहीं पे बैठे बैठे क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर दे दिया, जो कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता तो वो पॉसिबल नहीं था। यानी कि कुछ रिवोल्यूशनरी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हम किसी भी समय बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। हमें अमेरिका से कोई मेडिसिन मंगानी है, हमें अमेरिका से कोई बुक्स मंगानी है, कोई मशीनरी मंगानी है, तो किसी भी कंट्री से कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेंशन्ड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसकी वजह से हमारे देश का ट्रेड, जीडीपी, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे, उतनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल बैंक्स की वजह से एग्रीकल्चर भी बहुत मजबूत होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि नियर अबाउट 50 to 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो वो 60% लोग, और उनसे प्रोडक्टिविटी जीडीपी में लगभग 15 to 17% की होती है। तो उन 50-60% लोगों को अगर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिलेगी, उनको रीजनेबल रेट पे लोन नहीं मिलेंगे, फार्मर्स को, आर्टिशियंस को, लेबर क्लास को, वेंडर्स को, तो शायद वो फिर से लैंडलॉर्ड हैं और साहूकार, महाजन, इनके चंगुल में फंसे रहेंगे और वो उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। तो शायद इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने लगभग 14 बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था। फिर आगे चल के कुछ और बैंकों को भी नेशनलाइज किया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि साहूकार, महाजन, लैंडलॉर्ड, जमींदार, ये लोग किसानों को, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बैंक खाली अमीर लोगों को लोन दे रहे हैं, वो गरीबों को नहीं दे रहे हैं। तो इसी वजह से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कई सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी कॉमर्शियल बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन योजना के थ्रू बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना, और जनधन योजना में जितने भी बैंक अकाउंट खुले हैं उसमें जो भी लेबर क्लास हैं, वो गरीब लोग हैं, वो 5000 रुपीज़ का क्रेडिट भी ले सकते हैं विदाउट एनी गारंटी। तो ये सब सारी चीज़ें लेबर क्लास को, एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को, फार्मर्स को, आर्टिशियंस को बहुत हेल्प करती है। फिक्स पॉइंट आता है हमारा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट या बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन। बेसिकली कॉमर्शियल बैंक, अगर आपको किसी भी अभी तो आरबीआई ने ये क्लॉज बना दिया है कि अगर किसी नई कंपनी को कॉमर्शियल बैंक ओपन करना है, या कोई नया ग्रुप है, कॉर्पोरेट ग्रुप है, उनको बैंकिंग लाइसेंस मिला है, तो उनको मैंडेटरी कर दिया है कि आपको इतने % ब्रांचेस अपनी रूरल एरिया में ओपन करनी पड़ेंगी, सो दैट कि वो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कर पाएँ। क्योंकि जनरली अगर आपने देखा होगा कि बैंकों को अगर वो बड़े शहरों में, मेन मार्केट में अपनी ब्रांच खोलेंगे तो वहाँ पे उनको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। अगर वो थोड़ा रूरल एरिया में या इस तरह से गांव में या टाउन एरिया में जाके अपने ब्रांच ओपन करेंगे तो वहाँ पे उनको उतना बिजनेस नहीं मिलेगा। तो लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए कॉमर्शियल बैंक हर एक एरिया में जाके अपनी ब्रांच ओपन करते हैं
और हर तरह के लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो जनधन योजना बनाई थी उसमें वो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश के मैक्सिमम लोगों के बैंक अकाउंट खुल जाए ताकि जो सब्सिडी की लीकेज है वो बंद हो। और अभी हम इस समय कोविड-19 की वजह से जब पूरे देश में लॉकडाउन है तो गवर्नमेंट बिना किसी करप्शन के आसानी के साथ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके जनधन योजना वाले जो अकाउंट खुले थे और जो उनके बैंक अकाउंट है उसमें डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र कर सकती है। तो अदरवाइज पहले क्या होता था, राजीव गांधी जी ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1 रुपया गरीबों के लिए इशू करती है तो उनके पहुँचते उनके हाथ में सिर्फ 10 पैसे मिलते हैं, 90% या 90 पैसे जो है वो करप्शन में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अब वो चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ गरीब लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिल पाएगा। और देश में जब आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे और उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होगा और सभी लोगों का बैंक अकाउंट होगा, तो ऐसे लोगों को जिनकी हेल्प करनी है, जो फाइनेंशियली वीक है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सब्सिडी का बेनिफिट, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का बेनिफिट, मनरेगा का बेनिफिट, इस तरह की चीज़ों का बेनिफिट दिया जा सकता है। तो उससे क्या होगा कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में, सिर्फ बड़े शहरों में ही विकास होता है और पूरे देश में एक साथ विकास नहीं हो पाता है। तो the commercial banks play an important role in achieving balanced development in different regions of the country. They help in transferring surplus capital from developed region to the less developed region in the form of subsidy. मैंने जैसे आपको बताया कि गरीब लोगों को 100 दिन का गारंटेड रोजगार गवर्नमेंट मुहैया कराती है, तो इस तरह से गरीबों से को पैसे देती है, अमीर लोगों से टैक्स वसूलती है ताकि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो पाए। The traders, industrialists, etc. of less developed region are able to get adequate capital from meeting their business needs. सारे जो उन एरिया जहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ के लोगों को भी कैपिटल प्रोवाइड करती है कॉमर्शियल बैंक अपने बिजनेस को रन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए। दिस इन टर्न इन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड प्रोडक्शन इन द इकॉनमी। तो बेसिकली इसकी वजह से इकॉनमी को बहुत बेनिफिट मिलता है और शहरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है और गांव से शहरों की तरफ लोगों का पलायन भी नहीं होता। 6 पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली बैंक्स कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जितनी ज़्यादा क्रेडिट अवेलेबल कराएंगे उतनी ज़्यादा लोग बेसिकली एंटरप्रेन्योर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। लोग जितनी ज़्यादा इजली लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा, लोग तरह तरह के लोन लेंगे। जितनी ज़्यादा इजली लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा, उतने ही लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए लोन लेंगे। कार लोन, होम लोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस के लिए, मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, बाइक्स खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए वो लोग लोन लेंगे। जितना ज़्यादा लोन लेंगे, जितना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी और जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी उतना ही ज़्यादा बिजनेस को नए ऑर्डर मिलेंगे। जब ऑर्डर मिलेंगे तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और जब वो मोर देन 100% हो जाएगा तो वो नए प्लांट लगाएंगे, नई इक्विपमेंट लगाएंगे, नया मैन पावर हायर करेंगे, नई मशीनरी लगाएंगे, तो वो अपने प्लांट को और एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बैंकों को और ज़्यादा नए लोन मिलेंगे देने के लिए, उनका भी इनकम बढ़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से इकॉनमी का साइज बढ़ता चला जाएगा, जीडीपी बढ़ता जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगेगी क्योंकि लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा होगा, ओवर टाइम करने का मौका मिल रहा होगा। तो इस तरह से पूरी इकॉनमी चल पड़ेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बैंक्स जो है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ओवरऑल सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं, जीडीपी के लिए बूस्ट का काम करते हैं, जीडीपी बढ़ाने के लिए। If the commercial banks are able to increase the amount of money in circulation through credit creation or by lowering the rate of interest it directly affect economic development। तो अभी मैंने आप लोगों को यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। A low rate of interest can encourage investment, डेफिनेटली जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा
तो हम लोग नए तरह की चीज़ें खरीदते हैं, नए घर खरीदते हैं। और बिजनेसमैन के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि वो जब उसको लगता है कि मेरे को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे कैपिटल मिल रही है, तो वो कैपेसिटी यूटिलाइज करता है, प्लांट को मॉडर्नाइज करता है, नया प्लांट लगाता है, नई मशीनरी लगाता है, लाइक दैट। तो इससे सबसे ओवरऑल बहुत फ़ायदा होता है। द क्रेडिट क्रिएशन एक्टिविटी कैन रेज एग्रीगेट डिमांड विच लीड टू मोर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। मैंने आप लोगों को पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी ऑलरेडी। 7th पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। Basically, the central bank of country controls and regulate the volume of credit through the active cooperation of the banking system in the economy. पहली बात हमें ये समझना चाहिए, देश में दो तरह की मेन पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर क्वार्टर में वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है, इंटरेस्ट रेट को रिव्यू करता है। और फिजिकल पॉलिसी बजट के फॉर्म में फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक देश में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। जब उसको लग रहा है कि देश में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उस समय वो लिक्विडिटी कम कर देता है। लिक्विडिटी कम करने का तरीका क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और जब आरबीआई को ये लगता है कि हमारी इकॉनमी में, हमारे सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी है, तो लिक्विडिटी वो इन्फ्यूज़ करता है थ्रू वेरियस मेजर्स, लाइक इंटरेस्ट रेट घटा देगा, सीआरआर को कम कर देगा। इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाती है, इकॉनमी में, सर्कुलेशन में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। It helps in bringing price stability and promotes economic growth within the shortest possible period of time. तो ये सारे के सारे मेजर करके with the help of monetary policy, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करता है। बहुत ज़्यादा कमोडिटी के प्राइस बढ़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा घटे भी नहीं, क्योंकि दोनों तरह से नुकसान होता है लोगों का। तो करेंसी को स्टेबल करने की कोशिश करता है, कमोडिटी प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करता है, और इकॉनमी में बैलेंस बना के रखता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में। अगर महंगाई और ग्रोथ के बीच में भी, अगर ग्रोथ बहुत तेज़ होगी तो डेफिनेटली हाई इन्फ्लेशन होगा, और अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आरबीआई ग्रोथ और इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज करके चलता है। मोनेटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहले प्राचीन समय में बार्टर सिस्टम होता था, तो अगर हमें गांव में अभी भी काफ़ी हद तक बार्टर सिस्टम होता है, लोग एक चीज़ देते हैं, दूसरी चीज़ आपस में बदल लेते हैं। तो जब बार्टर सिस्टम होता है तो उसका इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट नहीं आ पाता, क्योंकि उसमें करेंसी का एक्सचेंज हुआ ही नहीं। तो जब करेंसी का एक्सचेंज नहीं हुआ तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, और आपस में लोगों ने चीज़ें कमोडिटी एक्सचेंज कर ली। तो बेसिकली कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, रूरल एरिया में, छोटे टाउन में, कस्बों में जाके अपनी ब्रांच खोलते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपना अकाउंट खुलाएं, क्रेडिट लें अपने बिजनेस करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, हाई वैरायटी यील्ड सीड्स के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, ट्रैक्टर लेने के लिए, और बहुत सारे कामों के लिए वो बैंक से लोन लें, अकाउंट खोलें, मॉनेटरी टर्म्स में, करेंसी के टर्म्स में ट्रांजैक्शन करें। तो इससे क्या होता है कि जो बार्टर सिस्टम हो रहा होता है, जो लोग आपस में कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो रहे होते हैं। तो उनकी जगह जब वो मनी में ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, पैसों में ट्रांजैक्शन होने लगते हैं, तो वो इकॉनमी में रिकॉर्ड होता है। तो इससे ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल, कॉमर्शियल बैंक इसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, द कॉमर्शियल बैंक्स हैव एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल। उन्होंने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल बना रखी है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट जनरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कंडीशंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री टू इट्स कस्टमर। जो उनके छोटे SMEs
बिजनेस हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस जो उनके क्लाइंट होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं, कहाँ पे क्या है, आपको कैसे अपने प्रमोट करना है, आप अपने कमोडिटी को किस किस कंट्री में प्रमोट कर सकते हैं, कहाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उन्हें एक प्रॉपर सेल बना रखी है और वो अपने क्लाइंट को प्रॉपर इसके लिए हेल्प करते हैं। द बैंक्स आर देयर फॉर मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जितना भी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा उससे हमारी कंट्री में फॉरेक्स आता है, हमारी रुपया स्टेबल करता है और हमारा रुपए का डिवेल्यूशन कम होता है। जैसे कि हमें पता है कि $1 इज इक्वल टू $75 के इक्विवेलेंट हो गया है। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा हमारे रुपया डिप्रिशिएट होने से बचेगा और हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी। तो कॉमर्शियल बैंक इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ बैंक्स इन 21st सेंचुरी। द कॉमर्शियल बैंक्स आर नाउ नॉट कन्फाइंड टू लोकल बैंकिंग, दे आर फास्ट चेंजिंग इनटू ग्लोबल बैंकिंग, that is understanding the global customer using latest information technology, competing in the open market with high technology system, changing from domestic banking to investment banking etc. कहने का मतलब ये है कि कॉमर्शियल बैंक सिर्फ एक लोकल बैंकिंग प्रोवाइडर ही नहीं, इस समय एक ग्लोबल बैंकिंग हब बन रहे हैं धीरे धीरे। हमारा HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI, इसको आई बैंक के नाम से जानते हैं, एक्सिस बैंक, वो वर्ल्ड क्लास बैंक बन गए हैं। HDFC, बड़ौदा, ICICI, इन्होंने कई सारे देशों में अपनी ब्रांचेस ओपन करी हैं। इनकी नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत यूज़फुल हैं। अभी अपने साथ एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, ब्रोकिंग सर्विसेज, म्यूचुअल फंड सर्विसेज, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट, पता नहीं कितने तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगे हैं। तो बैंक अब न सिर्फ सिंपल एक लोकल बैंक नहीं रह गए, ये एक फाइनेंशियल हब बन गए हैं और ये लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट को और उसकी डिमांड को पूरा करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कॉमर्शियल बैंक्स आर नाउ कंसिडर द नर्व सिस्टम ऑफ ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो बेसिकली जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी को हमारा नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है, उसी तरह से पूरी इंडियन इकॉनमी को या पूरे किसी भी कंट्री की इकॉनमी को उनका फाइनेंशियल सिस्टम कॉमर्शियल बैंक्स कंट्रोल करते हैं। वर्चुअल बैंकिंग ये सबसे एडवांस्ड टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर का। व्हाट इज वर्चुअल बैंकिंग? बेसिकली जितनी भी सर्विसेज हम लोग इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, टेलीफोन बैंकिंग के थ्रू, SMS बैंकिंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ATM के थ्रू, डिपॉजिट मशीन के थ्रू, टच स्क्रीन वेंडिंग मशीन के थ्रू, जितनी भी हम वर्चुअल सर्विसेज लेते हैं जिसमें हमारा बैंकर से या किसी बैंक ब्रांच से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, वो सारा कुछ वर्चुअल बैंकिंग में आता है। और इस सेक्टर में 1970 के बाद से जब ATM आई थी देश में, तब से इसमें बहुत क्रांतिकारी चेंज आए हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और डिमोनेटाइजेशन के बाद से तो वर्चुअल बैंकिंग में एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है। जो लोग ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, चेक का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्होंने उस समय मोनेटाइजेशन के समय उसको सीखा और उससे देश को बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि अब सारे ट्रांजैक्शन ज़्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होंगे, चेक के थ्रू होंगे, ATM कार्ड से होंगे, कैश का ट्रांजैक्शन कम होगा, तो इससे ब्लैक इकॉनमी, ब्लैक मनी का सर्कुलेशन कम होगा। सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे उतना ही हमारी GDP में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और हमारी GDP बढ़ेगी। तो इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऐप, इन सब का इस्तेमाल करके हमारी बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और अगर हमें इंडियन इकॉनमी में बेट करना है तो हमें मान लेना चाहिए कि अगर हम बैंक पे बेट करते हैं, कॉमर्शियल बैंक पे के शेयर्स को खरीदते हैं, तो अगर इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगी तो उसके पहले फाइनेंशियल सेक्टर या बैंक्स ग्रो करेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपने इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी। लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लेकिन आपको मैंने
काफ़ी सारी जानकारी देने की कोशिश करी। इसमें एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम कॉमर्शियल बैंक के बारे में उनके इंसेप्शन से बताएंगे। तो उसके नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट में अपनी क्वेरी लिखिए, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स करूंगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन कर दीजिए कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।